अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश हैं अहम सुर्खियाँ। बेंगलुरु में बीजेपी मुखालिफ 26 पार्टियों का 2 रोज़ा इजलास जारी। 18 जुलाई को एनडीए की मीटिंग। महाराष्ट्र में मानसून इजलास के पहले दिन ही गठजोड़ सियासत की खुली खलई। एनसीपी की ज़्यादातर एमएलएज़ गैर हाजिर। मुल्क में सीए के निफाज का अमल हो चुका है शुरू। मगरबी बंगाल नहीं रहेगा अछूत, बीजेपी लीडर का दावा। यकसा सिविल कोड का निफाज कौमी हम आहंगी के लिए बन सकता है खतरा, जमात इस्लामी हिंद का लॉ कमीशन को जवाब। और इजाज़त के बावजूद स्वीडन में मुस्लिम नौजवान ने बाइबल और तौरात नहीं जलाई, कहा मुस्लिम नहीं करते बेहुरमती। दो 2024 के आम चुनाव से पहले सियासी मंजरनामे पर ताकत के मुजाहरे का अमल शुरू हो चुका है। कौमी मंजरनामे पर अपोजिशन और बरसर इख्तदार पार्टियां अपने अपनी हिमायतों के साथ ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में अपोजिशन इत्तेहाद का 2 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ने की हिकमत अमली तैयार की जा सकती है। इस इजलास में कमोबेश 26 सियासी पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की है, जबकि बीआरएस और एमआईएम को इस इजलास से दूर रखा गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस के सदर यूनिट रेड्डी ने बीआरएस को बीजेपी का रियासती हलीफ करार दिया तो एमआईएम को छुपा रुस्तम करार दिया है। कांग्रेस लीडर के मुताबिक बीजेपी की हिमायतों के लिए बेंगलुरु इजलास में कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब बरसर इख्तिदार बीजेपी की क़यादत में एनडीए इत्तेहाद का एक बड़ा इजलास दिल्ली में मुनक़िद होने वाला है। इम्कान है कि इस इजलास में तकरीबन 30 जमातें शिरकत करेंगी। मोदी हुकूमत बदले की सियासत कर रही है। अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए एजेंसियों का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए हम ख्याल पार्टियों को मुत्तहद करके एक मजबूत इत्तेहाद बनाया जाएगा। इस तरह का कहना है कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी कहते थे कि वो अकेले ही सब पर भारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो खुद को कमज़ोर समझने लगे हैं। इसीलिए चुनाव के पेश नज़र इन पार्टियों को भी साथ मिलाने की फिराक में है, जिन्हें वो गैर अहम समझ कर नज़रअंदाज कर दिया करते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में दिए गए बयान यानी एक अकेला सब पर भारी पर तंज करते हुए खड़गे ने कहा कि अब उन्हें 29 से 30 पार्टियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। महाराष्ट्र में आज से मानसून सेशन का आगाज़ हो गया है। सेशन के पहले दिन एनसीपी के 2 धड़ों में कौन किस पर भारी है इसका अंदाज़ा होने वाला था, लेकिन एनसीपी अरकान ने कमाल होशियारी का मुजाहरा करते हुए ज़्यादातर अरकान ऐवान में पहुँचे ही नहीं, जिसकी वजह से ये मुअम्मा बरकरार है कि नायब वज़ीर आला अजित पवार के साथ वाकई कितने अरकान असम्बली है। दूसरी तरफ अजित पवार और उनके ऐसे साथी जो बीजेपी हुकूमत में वज़ीर बने हैं, पिछले 2 दिनों में शरद पवार से 3 मरतबा मिल चुके हैं। आज भी अजित पवार और उनके साथियों ने शरद पवार से मुलाकात की। पहली मुलाकात के बाद एनसीपी लीडरों ने कहा कि हम शरद पवार का आशीर्वाद लेने गए थे। 20 मिनट की मीटिंग के दौरान शरद पवार ने उनके साथ कोई बातचीत नहीं की। तीसरी मीटिंग के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी में इत्तेहाद बरकरार रहे, इस कोशिश में वो मसरूफ़ है और वो चाहते हैं कि शरद पवार इस सिमत में पहल करें। इन मीटिंगों और मानसून सेशन में एनसीपी अरकान की अक्सरियत की अदम मौजूदगी ने साबित कर दिया है कि एनसीपी में अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अब 3 पहियों पर चलने वाली इत्यादि हुकूमत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मगरबी बंगाल विधानसभा में अपोजिशन बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि मुल्क में सीए के निफाज का अमल शुरू हो चुका है और मगरबी बंगाल इससे अछूता नहीं रहेगा। बीजेपी लीडर का ये बयान मरकज़ी वज़ारत दाखिला के ऑर्डिनेंस के तनाजुर में काफ़ी अहमियत रखता है। आपको बता दें कि वज़ारत दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसके तहत पाकिस्तान से नक़ल मकानी करके गुजरात के आनंद और महसाना अजला में पनाह लेने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसियों के अलावा ईसाइयों को शहरियत क़ानून 1955 और शहरियत तरमीम क़ानून साल 2019 के सीए के दफ़ा 5 और 6 के तहत हिंदुस्तानी शहरियत दी जा रही है। इस सिलसिले में इन बिरादरियों को बाज़ाब्ता हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। वज़ारत दाखिला के एक अफसर ने वाज़ेह किया है कि गुजरात के इन 2 अजला में पहले ही से सीए नाफिज कर दिया गया है। मुल्क की अहम मिली तंजीम जमात इस्लामी हिंद ने यकसा सिविल कोड को मुल्क की हम आहंगी के लिए ख़तरे से ताबीर किया है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में जमात के मौक़िफ़ की वजाहत की गई है। प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि हिंदुस्तान एक कसीर जहती व मतनू सक़ाफ़ती मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज और अक़ायद पाए जाते हैं। उन्हें यकसा सिविल कोड नाफिज करके ख़त्म करना न सिर्फ नापसंदीदा अमल होगा, बल्कि मुआशरे के ताने बाने और हम आहंगी के बक़ा के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है।
जमात इस्लामी हिंद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करती है कि वो यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से अपने साबिक़ा मौक़िफ़ को बरकरार रखे और हुकूमत हिंद से सिफारिश करे कि वो आइली और शख्सी क़वानीन में मुदाखलत करने की कोशिशों से बाज रहे। ये मुदाखलत मुल्क की कसरत में वहदत के तसव्वुर को मुमकिन तौर पर नुकसान पहुँचा सकती है। यकसा सिविल कोड पोलराइजेशन को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा करेगा। इस सिलसिले में लॉ कमीशन की अवामी नोटिस के जवाब में जमात इस्लामी हिंद ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। जमात इस्लामी के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना सज्जाद नोमानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त मुखालिफत की। मौलाना ने लॉ कमीशन को एक तवील मकतूब रवाना किया है जिसमें यकसा सिविल कोड के निफाज के ताल्लुक से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा है कि उनका मानना है कि भारत के हर शहरी को यकसा मौक़े, वसाइल और एहतराम का फ़ायदा उठाना चाहिए जैसा कि मुल्क के आइन में दर्ज है। यकसा सिविल कोड हमारे मतनू मुल्क से किसी तरह भी मुताबिकत नहीं रखता। मौलाना नोमानी ने पूरे मुसव्वदे में डॉक्टर अम्बेडकर का बड़े पैमाने पर हवाला दिया और इस पर जोर भी दिया है। मौलाना ने अपने मकतूब में लिखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अक़लियतों और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ पर उनकी रजामंदी के बगैर मुसल्लत करना जुल्म के मुतरादिफ होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को डॉक्टर अम्बेडकर ने अक्सरियत का जुल्म कहा था। मौलाना ने लिखा कि ख़ुद RSS के नज़रियाती गुरु गोलवालकर ने भी इसकी मुखालिफत की थी। आसाम से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने कहा कि मुजव्वज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। मीडिया से बातचीत में अब्दुल खालिक ने कहा कि हिंदुस्तान में सकाफ़तों, मुख्तलिफ़ क़बाइल और मज़ाहिब का तनूर रहा है, इसीलिए यहाँ UCC मुमकिन ही नहीं है। MP ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर तरीक़े क्या हैं, इसके लिए पहले हुकूमत को मुसव्वदा शाये करना होगा, फिर इस पर बातचीत हो सकती है। मणिपुर की सूरत हाल पर अब्दुल खालिक ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाया और कहा कि उन्हें तनाज़े से मुतासिर रियासत का दौरा करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खालिक ने चुटकी लेते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हर मामले पर ट्वीट करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मणिपुर के लोगों से अमन व अमान की अपील नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उनसे लगता है कि हुकूमत के यहाँ के हालात ठीक होने के दावे खोखले हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ आज ऐसे इलाक़ों में मिलिटेंसी देखने को मिलती है जिनको मिलिटेंसी से साफ़ कर दिया गया था। साबिक़ वज़ीर आला ने सवाल उठाया कि अगर हालात ठीक हैं तो इंतख़ाबात का इनेकाद क्यों नहीं किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला रामबन इलाक़े में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हालात ठीक हैं तो यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो वाक़यात शोपियाँ, राजौरी और पूंछ में पेश आ रहे हैं उनसे लगता है कि ये दावे गलत है। और अब कुछ आलमी शब-ओ-रोज़ की झलकियाँ। स्वीडन के स्टॉकहोम में शाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम नौजवान अहमद अलवश को इसराइली सिफारतखाने के बाहर बाइबल और तौरात नज़र आतिश करने की इजाज़त मिल गई थी। जुमा के रोज़ स्वीडन पुलिस ने उसे इजाज़त भी दी थी। इसराइली और यहूदी ग्रोह के अलावा दीगर तबक़ात ने भी इस इजाज़त की मजम्मत की थी, लेकिन ऐन वक्त पर अहमद अलवश ने लाइटर फेंक दिया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान मुक़द्दस मजहबी किताबों की बेहुरमती नहीं कर सकता। इसी के साथ अहमद ने अपने हाथ में कुरान करीम का नुस्ख़ा निकाला और उसकी बेहुरमती करने वालों पर शदीद तनक़ीद भी की। अहमद का कहना है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इजहार राय की आज़ादी की हदूद होती है जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा। हम एक ही माशरे में रहते हैं। अगर मैं तौरात और बाइबल को जला दूँ और दूसरे भी ऐसा करने लगे तो दुनिया भर में जंग छिड़ जाएगी। आपको बता दें कि ईद उल अज़हा के रोज़ एक मलून ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस के पास भी काफ़ी क्लस्टर बम है जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका से यूक्रेन को क्लस्टर बम मिलने के मामले पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पुतिन का ये भी कहना है कि अगर हमारे खिलाफ क्लस्टर हथियार इस्तेमाल होते हैं तो हमें भी जवाबी कार्रवाई का हक़ हासिल है। आलमी खबरों के मुताबिक रूस की जारहियत के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार फराहम किए हैं। हालांकि तबाही और होलनाकी के सबब 100 से ज़्यादा ममालिक में क्लस्टर हथियारों पर पाबंदी आयद है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 1 साल से ज़्यादा अरसे से जंग जारी है। नाज़रीन, गिलाफ़े काबा की तब्दीली के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। किस्वा काबा की तब्दीली के लिए मुक़र्ररा इदारे के सरबराह ने मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया है। इत्तलात के मुताबिक शाह अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स में शोबे फ़न्नी उमूर के निगरान इंजीनियर सुल्तान अल-क़रशी ने गिलाफ़े काबा की मुंतक़िली के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दीगर मशीनरी का जायज़ा लिया। गिलाफ़े काबा को मस्जिद हराम के बैरूनी दरवाजे से मताफ़ तक पहुँचाने के लिए खुसूसी रास्ते का भी तयन किया गया है। इस मखसूस रास्ते से गुजर कर गिलाफ़े काबा को वहाँ तक लाना और उसके बाद काबे की चारों सिमतों में गिलाफ़ को लिफ्टर के ज़रिए बुलंद करके उसे काबे की छत तक ले जाने के मराहिल पर तफसीली गौर किया गया है। वाज़ेह है कि गिलाफ़े काबा की तब्दीली के तमाम अमल के दौरान हर एक हिस्से को अलहदा काबे के बाला हिस्से पर लाया जाता है और पिछला गिलाफ़ उतारा जाता है। ये अमल 4 मरतबा बारी बारी दोहराया जाता है जब तक कि नया गिलाफ़ चढ़ा ना दिया जाए और पुराना उतर न जाए।
غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بھگ 670 کلو گرام ریشم کو سیاہ رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت اور دنیا سے مختصر، منفرد اور اہم ترین خبریں۔ خبروں کو شیئر کرتے ہوئے ملی وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔